नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। एलजेपी में चाचा वर्सेस भतीजे की जंग लगातार जारी है। एलजेपी की बात करें तो सियासी बवाल लगातार देखने को मिल रहा है, उठापटक देखने को मिल रही है। चिराग पासवान ने शनिवार रात लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर पार्टी को अपना बताते हुए उस पर दावा ठोका है। चिराग के साथ पार्टी के प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष AK वाजपेयी और बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी भी थे। इधर उनके बागी चाचा पशुपति कुमार पारस ने अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पारस ने सांसद प्रिंस राज को राष्ट्रीय महासचिव, जबकि चौधरी महबूब अली केसर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। चिराग पासवान आज दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग भी करने जा रहे हैं। बता दें कि एलजेपी में चल रही चाचा भतीजे की लड़ाई में आज का दिन बहुत ही अहम होने वाला है। आज चिराग पासवान दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग करने जा रहे हैं और आज होने वाली इस मीटिंग में पार्टी का मुख्य मुद्दा यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होगा, जिसकी कुर्सी चिराग पासवान बनाए रखने का दावा करेंगे। लोकसभा स्पीकर से बातचीत के बाद चिराग ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। राजनीतिक दल या देश एक संविधान के आधार पर चलता है। अगर आप उस संविधान को अगर आप नहीं मानेंगे, अगर आप उसकी पालना नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस अराजकता के माहौल में किसी भी संगठन का आगे बढ़ना संभव हो पाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन जब साल 2000 में हुआ था, पार्टी के संस्थापक मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जब इसका गठन किया था, तो उसी वक्त इसके संविधान की भी रचना की गई थी कि किस किस समय पर क्या क्या कारणों पे या किन किन परिस्थितियों में पार्टी कैसे आगे चलेगी या क्या निर्णय लिए जाएंगे। तो उसी में एक प्रक्रिया का जिक्र है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव वो कैसे किया जाएगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है, जिसमें लगभग 75 के करीब उसमें मेंबर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं मैं वो भी आपको बताता हूं। जिसमें एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, नेशनल प्रेसिडेंट होता है, एक उसमें आपके राष्ट्रीय महासचिव होते हैं, एक 6 उसमें आपके वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, 16 उसमें नेशनल जनरल सेक्रेटरी जिसे राष्ट्रीय महासचिव कहा जाता है वो होते हैं, और 16 सेक्रेटरीज होते हैं राष्ट्रीय सचिव, और एक ट्रेजरर होता है, एंड प्लस उसमें जितने भी स्टेट्स और यूटीज हैं, 35 स्टेट्स और यूटीज मिला के उनके अध्यक्ष उसमें होते हैं, और प्लस जो आपके सांसद या विधायक जो चुन के आते हैं वो भी उसके मेंबर्स होते हैं। तो मोटा मोटी ये संख्या जो होती है 75 के आसपास आती है। कई बार कुछ हो सकता है राष्ट्रीय सचिवों की नियुक्ति हो, कुछ की नहीं हो, या किसी का बीच में निधन हो गया हो तो वो सीट खाली हो, ये सारे कारण होते हैं। कई बार सांसदों की संख्या ज्यादा हो तो बढ़ जाती है, कम हो तो कम हो जाती है। तो ये होते हैं, ये लोग अंतर्गतवा मिलकर चुनाव करते हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में आज जो मुझे जानकारी मिली कि पार्टी से निलंबित जितने भी सांसद हैं उन्होंने मेरे चाचा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना। तो मैं जानना चाहता हूं कि उसमें नेशनल एग्जीक्यूटिव के कितने मेंबर उसमें मौजूद थे, क्योंकि मेरे जितने स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं, जितने भी स्टेट्स के या यूटी के प्रेसिडेंट्स हैं, हाँ उसमें 15 प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी उसमें मौजूद होते हैं। तो जितने भी मेरे स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं उसमें से 2 को छोड़कर, एक हमारे दिल्ली के हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनोद नागर हैं, दूसरे हमारे जम्मू कश्मीर के हमारे अध्यक्ष संजय सराफ हैं, जिन दोनों को पार्टी ने कल ही एंटी पार्टी गतिविधियों के तहत उनको निलंबित कर दिया था। वो 2 लोग जरूर मुझे वहां पे मौजूद होने की मुझे जानकारी मिली। राष्ट्रीय प्रकोष्ठों के अध्यक्ष के तौर पर हमारे लेबर प्रकोष्ठ के, मजदूर प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष रामजी सिंह, उनके वहां पे मुझे मौजूद होने की जानकारी मुझे जरूर मिली। और इसके अलावा एक हमारे राष्ट्रीय महासचिव राकेश चौधरी, उनके वहां पे होने की मुझे जानकारी मिली। उसके अलावा मुझे नहीं पता कि नेशनल एग्जीक्यूटिव के कितने मेंबर हैं। तो अगर मैं इन सब की संख्या को मैं गिन भी लूं, 2 अध्यक्ष हो गए आपके, एक हमारे वो राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और एक राष्ट्रीय महासचिव, तो 4 ये लोग हो गए। एक हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट सूरज भान सिंह जी, वो वहां पे उनके साथ मौजूद थे, 5 ये हो गए, एंड प्लस
जो 5 सांसदों की बात कही जा रही है, जिसमें से कि एक सांसद प्रिंस राज वो वहां पे नहीं गए थे। किस कारण से नहीं गए थे वो मुझे नहीं पता, बट प्रिंस राज भी उसमें मौजूद नहीं थे। तो 5 में से 4 सांसद, तो मेरे हिसाब से तो सिर्फ 9 लोग वहां पे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के थे, सिर्फ 9 सदस्य वहां पर मौजूद थे। तो उसके अलावा कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। बहरहाल दूसरी बात जो बार बार कहते हैं कि एक पार्टी एक पद, हमारी पार्टी का संविधान कहता है, हमारी संविधान की एक धारा में इस बात का जिक्र जरूर किया गया है कि जो चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा वो राष्ट्रीय स्तर पर और किसी पद को वो नहीं लेगा। तो जब मेरी भी नियुक्ति जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हुई तो मैंने भी तुरंत चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री बोर्ड के पद से उस वक्त मैंने रिजाइन किया। और उसके बाद ये सारी पावर्स अगर किसी भी कार्यकारिणी या किसी भी कमेटी के अभाव में जब वो नहीं होती है वो समिति, तो सारी पावर्स राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास आ जाती हैं। तो इन्होंने अब क्योंकि अभी अपने आप को ये राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी का, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या फिर ये दलित सेना जो लोक जनशक्ति पार्टी का एक मजबूत प्रकोष्ठ है, क्या उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देंगे? क्या अभी इन्होंने जो माननीय अध्यक्ष लोकसभा ओम बिरला जी से मुलाकात कर अपने आप को संसदीय दल का नेता के तौर पर इन्होंने घोषित किया, क्या ये उस पद से इस्तीफा देंगे? ये कौन से पद से इस्तीफा देंगे ये भी देखना मजेदार होगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, सबसे पहले आपसे अपडेट लेना चाहूंगी कि चिराग पासवान ने जो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई है, उस मीटिंग को लेकर क्या अपडेट है और चिराग पासवान का अगला दाव क्या हो सकता है? ये एलजेपी में जो टूट की सामने तस्वीर आई है, इस तस्वीर के बाद पहले तो जो बागी गुट हम कह सकते हैं, पशुपति कुमार पारस, उन्होंने जिस तरह से पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और फिर नेशनल काउंसिल की बैठक बुलाई और उसके बाद खुद को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करवा लिया। और उसके बाद आज जबकि लोजपा का जो दूसरा गुट है जिसमें स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, वो खुद आज उन्होंने नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाई। और जिस तरह से ये बैठक चल रही है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि अभी लोजपा में कोई भी चीजें बिल्कुल सामान्य स्थिति में नहीं है और लगातार दोनों जो खेमा है वो दोनों खेमा उनकी ये लड़ाई जारी है। और अब इसमें जिस तरह से पहले खेमा ने पशुपति कुमार पारस का जो खेमा है उस खेमे ने लोकसभा अध्यक्ष से खुद को लोकसभा में एलजेपी का नेता घोषित करवा लिया, फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करके खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लिया। अब चिराग पासवान के सामने सवाल है कि जब कानूनी तौर पर चुनाव आयोग से जो सिंबल है, जो झोपड़ी बना हुआ है लोजपा का सिंबल के तौर पर, उस पर किसका अधिकार होता है? आज भले ही चिराग पासवान नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक कर रहे हैं, उसमें उन्होंने एक तरह से जाहिर कर लिया कि वो बागी खेमा है और उनका जो रियल लोजपा है वो चिराग पासवान के पास ही है। तो इसको लेकर के अब ये पूरी बात सामने आ रही है कि अब पूरा जो गेंद है वो इलेक्शन कमीशन के पाले में चला गया है कि आखिर इलेक्शन कमीशन किसको राष्ट्रीय जो मान्यता है लोक जनशक्ति पार्टी का वो देता है, किसको ये सिंबल अलॉट करता है। और जब तक ये सिंबल अलॉट नहीं होता है तब तक नुपुर मान लेना होगा कि लोजपा का जो भीतर ये अंदरूनी कलह चल रही है, यह कलह शांत होने वाला नहीं है। नुपुर, मेरा सवाल ये है कि आज चुनाव आयोग की अहम बैठक होने वाली है जिसमें चुनाव आयोग ये फैसला करेगा कि आखिरकार बंगले का असली हकदार है कौन। उस मीटिंग को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जो फैसला आएगा उस फैसले में दोनों पक्षों ने अपनी तरफ से कानूनी जो भी उनके पक्ष हैं वो सारा कुछ रखा है और ये दावा किया है कि असली पार्टी वही है। लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि अब तक जो लोक जनशक्ति पार्टी है उस पार्टी का जो हकदार अभी तक चिराग पासवान ही है, क्योंकि अभी तक जो कानूनी जितने भी उसके एस्पेक्ट हैं वो सारा कुछ चिराग पासवान के पास है। हालांकि जो राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से रामविलास पासवान ने विभिन्न राज्यों में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया था, वहां के जो अध्यक्ष थे
वहां के जो कमेटियां हैं वो सारी कमेटी अभी भी चिराग पासवान को ही मान रही है। और सबसे बड़ी बात है इसमें नूपुर ये कि जो आम दलित यह जो पार्टी है वो बिहार के लगभग 8% जो पासवान दुसाध हैं उनकी ये पार्टी है। उस कास्ट को लेकर के ये पार्टी रामविलास पासवान ने 2000 में बनाई थी और वो रामविलास पासवान के नाम से यह पार्टी जानी जाती रही है। और चिराग पासवान को रामविलास ने खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुकुट पहनाया था और तब से यह माना जा रहा था कि चिराग पासवान ही असली उत्तराधिकारी हैं। आम लोगों की बात करें तो आम लोग अभी भी चिराग के पक्ष में हैं, जबकि पशुपति कुमार पारस के पक्ष में लोग कम हैं। और ऐसे में चुनाव आयोग के पास दोनों खेमे ने अपनी दावेदारी रख दी है, अपने अपने पक्ष रख दिए हैं। अब चुनाव आयोग को यह फैसला लेना है कि आखिर रियल जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसका नेता कौन है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। शुक्रिया प्रशांत जी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज का दिन एलजेपी के लिए बहुत ज्यादा अहम होने वाला है। आज चुनाव आयोग फैसला करेगा कि बंगले का असली हकदार आखिरकार है कौन। इसके अलावा आज चिराग पासवान की भी अहम मीटिंग है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई गई है और उसमें अब आगे चिराग पासवान का क्या अगला दाव होने वाला है वो देखने वाली बात होगी। तो एलजेपी में चाचा वर्सेस भतीजे की जंग थमने का नाम ही नहीं ले रही है। एलजेपी में सियासी ड्रामा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज चुनाव आयोग की अहम बैठक है। आज का दिन एलजेपी के लिए ही बहुत ज्यादा अहम होने वाला है। और इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़ गए हैं। कुंदन जी, आपसे जानना चाहूंगी कि एलजेपी के लिए आज का दिन बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि पहले तो आज चुनाव आयोग की मीटिंग है जिसमें चुनाव आयोग ये फैसला करेगी कि बंगले का असली हकदार कौन है, और दूसरी बात कि आज चिराग पासवान की भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है। देखिए, चिराग पासवान अब जिस तरीके से तमाम बातों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो डेंट उनकी पार्टी में पड़ा है उस डेंट को ठीक कर पाना, उस समस्या को दूर कर पाना शायद अब उनके बस का नहीं है। पार्टी के 5 सांसदों की अगर हम बात कर लें, जिसमें पशुपति पारस जो कि निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं, पशुपति पारस के साथ बीना देवी, चंदन कुमार, महबूब अली कैसर के साथ प्रिंस राज, ये तमाम लोग जिस तरीके से इस पूरे प्रक्रिया को अंजाम दिया है, तो चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ेंगी। और चुनाव आयोग की जो अहम मीटिंग है, अब चुनाव आयोग पार्टी संविधान के साथ साथ जो राजनीतिक दलों को जिस तरीके से गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं या राजनीतिक दलों को जिस तरीके से मैनेज और ऑपरेट किया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा, उन तमाम कानूनों के बीच में यह देखने की कोशिश की जाएगी कि आखिर बंगले का असली हकदार कौन है। लेकिन जिस तरीके से पटना में जिन गतिविधियों को भी अंजाम दिया गया है, 10 प्रस्तावक बने थे उस निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान और 71 लोगों ने, 71 कार्यकारिणी के सदस्यों ने इस में पशुपति पारस को अध्यक्ष के तौर पर उन्हें मत देकर निर्विरोध रूप से निर्वाचित किया था। अब चुनाव आयोग के पास तमाम चीजें पहुंची हैं। अब चुनाव आयोग कानूनी सलाह मशवरा करने के बाद क्या निर्णय लेता है यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन आने वाले समय में चिराग पासवान के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। नुपुर, कुंदन जी, पशुपति पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बना दिया गया है एलजेपी का, लेकिन ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अब उन्हें केंद्र की एनडीए सरकार में मंत्री भी बनाया जा सकता है। देखिए, इस तमाम प्रक्रिया के पीछे जो भी एलजेपी में टूट की प्रक्रिया हुई है या
जितनी भी गतिविधियों को अंजाम दिया गया है उन गतिविधियों के पीछे कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट, पीछे से पिछले दरवाजे से अगर सहयोग और समर्थन की बात कर लें तो यह जेडीयू का रहा है। और इसमें पूरी अहम भूमिका निभाई है जदयू सांसद ललन सिंह ने, क्योंकि यह भी देखा गया है कि दिल्ली में जब पशुपति पारस थे और तमाम लोग दिल्ली में थे उस दौरान भी ललन सिंह इन लोगों के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। तो जदयू इस पूरे ऑपरेशन के पीछे रहा है, इसमें कहीं अब कोई दो राय वाली बात नहीं है। और जदयू और बीजेपी के बीच के अभी जो संबंध है उन संबंधों की बात अगर कर लें तो इस संभावना से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो विस्तार या रिसफल की बात आ रही है उसमें जदयू इस बात के लिए जरूर दबाव डालेगा कि एलजेपी के 5 सांसदों में से एक कम से कम पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिले, ताकि नीतीश कुमार इस टूट को भली भांति अंजाम देकर इसे एक सही मुकाम तक पहुंचा पाने में सफल हो सके। नुपुर कुंदन जी, चिराग पासवान ने जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में खुद को एनडीए से अलग कर लिया था और ये देखा गया था कि इसकी वजह से जेडीयू को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था, जेडीयू 43 सीटों पर आकर सिमट गई थी, तो क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव में जो डैमेज हुआ था उसका बदला लेने की कोशिश की है? देखिए, अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की बात कर लें तो 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले से जिस तरीके से एलजेपी ने एक कैंपेन चलाया था बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उस कैंपेन में भी तत्कालीन नीतीश कुमार सरकार के तमाम खामियों को उजागर करने की कोशिश की गई थी और एक कह सकते हैं कि जनता के बीच में यह संदेश देने की कोशिश की गई कि नीतीश कुमार एक असफल मुख्यमंत्री के तौर पर हैं जिन्होंने जनता के विकास के लिए और बिहार के विकास के लिए सही तरीके से काम नहीं किया है। और इसी मुद्दे पर हमेशा से यह देखा गया कि विधानसभा चुनाव के दौरान जब कैंपेनिंग चल रही थी उस दौरान चिराग पासवान या एलजेपी ने कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहीं से कोई उनका स्टेटमेंट नहीं आया, कोई भी गतिविधि इस तरीके की नहीं रही जो बीजेपी को परेशान कर सकती हो। हालांकि जेडीयू के खिलाफ बिल्कुल फ्रंट टू फ्रंट यह मुकाबला लड़ा गया और खास करके अगर हम वोट शेयर्स की बात कर लें तो वोट शेयर्स में एलजेपी ने जितने वोट प्रतिशत हासिल किए हैं बिहार विधानसभा के आम चुनाव में, उन वोट प्रतिशत की वजह से इस तथ्य में भी कोई दो राय नहीं है कि जदयू को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। जो जदयू अपने आधे से कम सीटों पर आकर सिमट गई थी उसने काफी परेशानी पहुंचाई और एक समय ऐसा भी आया था कि बीजेपी के साथ बैठकर नीतीश कुमार को इस बात के लिए बीजेपी को राजी करना पड़ा कि सरकार के अगले मुखिया के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर वही रहेंगे। इन तमाम परिस्थितियों में कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने एक फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत, एक सुनियोजित योजना के तहत इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने में सफलता पाई है। और खास करके व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो चिराग पासवान की जो सत्ता थी, चिराग पासवान जिस तरीके से अपने पिता के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किए गए थे एलजेपी के, उस पूरी सत्ता को नीतीश कुमार ने तितर बितर कर दिया, उस पूरी सत्ता को। कुंदन जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ एलजेपी प्रवक्ता राजेश कुमार जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। राजेश जी, आज का दिन एलजेपी के लिए बहुत अहम है क्योंकि आज चुनाव आयोग भी फैसला करेगा कि बंगले का असली हकदार कौन है और इसके अलावा चिराग पासवान की भी मीटिंग है। क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको, क्या फैसला होगा? देखिए, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक आहूत की गई है 12 जनपद प्रधान कार्यालय लोजपा में, निश्चित तौर पर हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 100% सदस्य, मैं एक बात का दावा पुनः करना चाहता हूं कि 100% सदस्य अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर चिराग पासवान के पक्ष में अपना जो है सहमति जताकर उन अराजक शक्तियों को, विध्वंसकारी शक्तियों को और लोजपा के तहत साजिशकर्ताओं को मुंहतोड़ जवाब देगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। और तमाम सदस्य हमारे साथ अभी दिल्ली 12 जनपद कार्यालय में उपस्थित हो चुके हैं। जी राजेश जी, हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन जी भी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, आप कोई सवाल लेना चाहते हैं राजेश जी से तो आप ले सकते हैं।
राजेश जी, एक सवाल, जैसे कि खबरें आ रही थी कि पटना में जब पशुपति पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही थी, उसमें कार्यकारिणी के 71 सदस्यों ने उनकी समर्थन में मत दिया था। आपने अभी दावा किया कि 100% राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहेंगे, तो उन 71 सदस्यों के भी मौजूदगी होने की संभावना है क्या? मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 9 सदस्य, जिसमें 4 सांसद और 5 सदस्य, कुल 9 सदस्यों की संख्या है जो पशुपति पारस को समर्थन अपना दिए हैं। बाकी सारे सदस्य आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के पक्ष में खड़े हैं और आज उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दिल्ली स्थित 12 जनपद प्रधान कार्यालय में उपस्थित हैं। अभी आपको बैठक के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे भी और आवश्यक सूचना दी जाएगी। समय का इंतजार कीजिए। हमारे टोटल राष्ट्रीय कार्यालय के सदस्य जो है साजिशकर्ताओं को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि क्या होगी। और 9 सदस्यों से संसदीय कार्य समिति को मान्यता कभी नहीं। चुनाव आयोग से आपके हित में या आपके हक में अगर फैसला नहीं आता है तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? पार्टी फिर तय करेगी और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे हक में आएगा। पार्टी संविधान से चलती है। अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने वाले कभी अपने साजिश में सफल नहीं होंगे, यह मेरा पूरा विश्वास है। हम संविधान की प्रक्रिया के साथ चलने वाले लोग हैं। रामविलास पासवान के सिद्धांतों और आदर्शों को मानने वाले आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान के साथ पूरी मुस्तैदी से खड़े हैं। उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं और हम अपने मकसद की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल हम आने वाले दिनों में हमें पूरी कामयाबी मिलेगी और भारतीय संविधान में, कानून में और लोकतंत्र में हमें पूरा विश्वास है। बिहार ही नहीं, देश की पूरी आवाम देख रही है इस अन्याय को, घोर अराजकता की स्थिति को, घोर साजिश को, पार्टी तोड़ने वाले विध्वंसकारी तत्वों को आज भरपूर जवाब मिलने जा रहा है। देश की जनता यह भी देखेगी। राजेश जी, ऐसे क्या हालात पैदा हो गए थे कि पशुपति पारस और उनके समर्थकों ने सौरभ पांडे पर भी आरोप लगाए हैं? क्या चिराग पासवान पर आरोप लगाते लगाते सौरभ पांडे को बीच में लेकर आना और किन परिस्थितियों में सौरभ पांडे पर आरोप लगे हैं, इस पर कुछ बताएंगे आप? देखिए, सौरभ पांडे जी पार्टी के समर्पित सिपाही हैं, आदरणीय चिराग पासवान जी के अभिन्न मित्र हैं और हर परिस्थितियों में वो बेबाकी से साथ रहते हैं। आज भी वो खड़े हैं, कहीं ना कहीं आज भी वो विश्वास पात्र हैं। ये पूरी जनता देख रही है। सौरभ जी अभी भी चिराग जी के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं और हर परिस्थितियों में वो रहते हैं। देखना तो दिलचस्प ये है कि ये परिवार होते हुए भी उनको धोखा दिए हैं। कौन विश्वासी है और कौन अविश्वासी है, इसका तो फैसला हो गया। सौरभ पांडे जी पर उंगली उठाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांके। राजेश जी, पार्टी में टूट के लिए सौरभ पांडे को क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? ये एक बहाना है। हमको बाहर जाना है इसलिए एक बहाना है। सौरभ पांडे तो पार्टी में किसी पद को भी नहीं है, पार्टी के लिए समर्पित सिपाही का कार्य करते हैं। बावजूद उनपे उंगली उठाने वाले लोगों को एक बार सोचना चाहिए कि परिवार में रहते हुए परिवार के विरुद्ध साजिश करते हैं लोग, तो उससे तो अच्छे कहीं सौरभ पांडे हैं। आज भी सौरभ पांडे आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के साथ मजबूती से खड़े हैं। ये आज दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है कि विश्वासी कौन है और अविश्वासी कौन है, धोखा कौन देता है और सहमति कौन जताता है, साथ कौन देता है। बुरे दिन का साथी ही साथी कहलाता है
और आज मैं समझता हूं कि आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ सौरभ जी मजबूती से खड़े हैं और हम लोग चिराग जी पासवान के साथ मजबूती देने में लगे हुए हैं। शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुंदन जी, मैं आपके पास लौटूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि चिराग पासवान ने खुद को विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी का हनुमान बताया था। अब इस पूरे मामले पर आखिरकार बीजेपी चुप क्यों है? क्या बीजेपी चुप क्यों है और इस बीजेपी की चुप्पी के सियासी मायने क्या है? देखिए नुपुर, सबसे अहम बात यह है कि यह एलजेपी की टूट है। इस टूट को अंजाम देने में और अंजाम दिलाने में जदयू ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बीजेपी अभी के तत्कालीन हालातों में किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देकर राजनीति में नहीं आना चाहती। बीजेपी किनारे खड़ी रहकर ये पूरे मुद्दे को होते हुए देखना चाहती है और जब किसी अंजाम पर यह पूरा का पूरा मामला पहुंच जाएगा, चुनाव आयोग की तरफ से फैसले ले लिए जाएंगे कि आखिर बंगले का असली हकदार कौन है। क्या चिराग पासवान को बंगले का अधिकार मिलेगा या पशुपति पारस के गुट को बंगले का अधिकार मिलेगा, ये तो चुनाव आयोग तय करेगा। लेकिन उसके बाद जाकर असली राजनीति शुरू होगी, क्योंकि दोनों परिस्थितियों में कहीं ना कहीं जो डिफेक्टेड ग्रुप होंगे, या तो चिराग पासवान की बात कर लें या पशुपति पारस के साथ बाकी के 4 सांसदों की बात कर लें, इनको किसी न किसी नए आसियाने की तलाश करनी होगी। जो भी बंगले का अधिकारी होगा वह आगे अपनी राजनीति को शुरू करेगा और जिसे बंगले से बेदखल करेगा उसे अब राजनीति की नई दिशा की तलाश करनी होगी और उसी वक्त का बीजेपी इंतजार कर रही है। उसी वक्त पर जाकर बीजेपी की तरफ से देखिएगा नुपुर, आपको प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। नुपुर, शुक्रिया कुंदन जी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज एलजेपी के लिए बहुत ही अहम दिन है। आज चुनाव आयोग ये फैसला करेगी कि बंगले का असली हकदार कौन है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।